हेलो फ्रेंड्स, आज हम व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो व्यवहारवाद, जैसा हम सब जानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में मतलब दो दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं। और पहला है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत दृष्टिकोण, जिसको हम राजनीतिक दर्शन, मानपरक, नॉर्मेटिव अप्रोच, ठीक है, और शास्त्रीय उपागम भी बोल सकते हैं। और दूसरा है व्यवहारवाद, जिसको हम प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो बोलते हैं, या आधुनिक दृष्टिकोण भी इसको बोल सकते हैं। तो हम बात करते हैं व्यवहारवाद की। तो व्यवहारवाद को देखने से पहले हम थोड़ा सा परंपरागत जो है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे परंपरागत में द्वितीय आंकड़ों पर बल दिया जाता है, तो व्यवहारवाद में प्राथमिक आंकड़ों पर बल दिया जाता है। और परंपरागत में समष्टिवाद का अध्ययन किया जाता है, ये व्यष्टिवादी है व्यवहारवाद। और इसमें जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें मूल्यों पर बल दिया जाता है, यानी कि नैतिकता, आदर्श और मूल्यों की बात की जाती है, और इसमें तथ्यों और वैज्ञानिकता की बात की जाती है। उसके बाद जैसे कि ये परंपरागत दृष्टिकोण है वस्तुपरक है, जबकि जो व्यवहारवाद है वो विषयपरक है। उसके बाद देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण जैसे कल्पनामूलक, चाहिए कि है ना, आदर्श पर बल देता है, चाहिए पर बल देता है, जबकि ये वर्तमान यानी प्रेजेंट पर बल देता है। ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं कि इसका प्रभाव कब से कब तक देखा जाता है। तो व्यवहारवाद का प्रभाव तो हम जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हमें मतलब दिखाई देता है। और इसमें जैसे व्यवहारवाद से इसमें दबाव समूह, राजनीतिक दल, एनजीओ जो संस्थाएं हैं, छात्र संगठन हैं, जो पर्यावरण के संगठन हैं, जितनी भी अनौपचारिक संस्थाएं हैं, उनका अध्ययन व्यवहारवाद में किया जाता है। जबकि राजनीतिक सिद्धांत का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें जो है वो औपचारिक अध्ययन किया जाता है, जैसे कि उसमें एक इतिहास के आधार पर जो है वो अध्ययन किया जाता है। और इसका प्रभाव परंपरागत का पूर्व में प्रभाव था, यानी कि विकासशील देशों में प्रभाव था, जबकि व्यवहारवाद का प्रभाव पश्चिम में ज्यादा था, यानी विकसित देशों में इसका प्रभाव था। और जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसकी आलोचना और पुनर्निर्माण जो है वो उसमें किया जाता है, यानी कि पहले जो परंपरावादी हैं वो पहले किसी को आदर्श बनाकर उसकी आलोचना मतलब किसी की आलोचना कर देते हैं, बाद में उसी को आदर्श बनाकर क्या कर देते हैं, पुनर्निर्माण कर देते हैं, यानी कि मोटिवेट भी कर देते हैं, पुनर्निर्माण भी कर देते हैं। कि जैसे जो परंपरावादी हैं वो ये बोलते हैं कि जैसे किसी का बेटा बाहर जाके पढ़ रहा है, ठीक है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, तो व्यवहारवादी तो नॉर्मली ऐसे बोलेंगे कि उसका पढ़ रहा है, देखते हैं होता है कि नहीं होता है ना। लेकिन जो परंपरावादी हैं वो ये बोलेंगे कि क्या पढ़ रहा है, इतने साल से पढ़ रहा है, कभी सिलेक्शन तो हुआ नहीं है। और देखो उसका बेटा, देखो, यानी कि उसका बेटा देखो सुबह मतलब मार्केट में जाके मूंगफली का ठेला लगाता है, उसके बाद वो शाम को पढ़ता है। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो आलोचना कर दी कि इतने साल से पढ़ रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो, और उसके बाद उन्होंने एक आदर्श भी बताया कि उसका लड़का मतलब दिन में अपना ठेला लगाता है और रात को स्टडी करता है, तो वो एक आदर्श भी बताया, यानी उन्होंने आलोचना भी की और पुनर्निर्माण भी किया। तो वही बात परंपरागत में देखने को मिलती है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आलोचना पुनर्निर्माण नहीं देखने को मिलता, यहाँ सीधी व्याख्या कर दी जाती है। ठीक है, कि पढ़ रहा है, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ओके। उसके बाद जैसे परंपरागत दृष्टिकोण में जो है वो कौन कौन से विद्वान आते हैं, जैसे प्लेटो से लेके मार्क्स तक के आ जाएंगे। ठीक है। तो जो भी इंडियन थिंकर हैं वो भी परंपरागत दृष्टिकोण में आएंगे। लेकिन उसके बाद के जितने भी विचारक, जैसे व्यवहारवाद से जुड़े हुए जो भी विचारक, वो ठीक है, राजनीतिक विकास वाले, राजनीतिक आधुनिकीकरण वाले, राजनीतिक समाजीकरण वाले, वो सारे किस में आ जाएंगे, व्यवहारवादी दृष्टिकोण में। ओके। तो अब हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा ये हम देखेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। हमने देखा कि राजनीतिक सिद्धांत में दो दृष्टिकोण एक्चुअली हमें देखने को मिलते हैं नॉर्मल। तो जो प्रमुख दो दृष्टिकोण हैं वो तो हमने देखा, परंपरागत और व्यवहारवाद, यानी कि आधुनिक और परंपरागत। लेकिन राजनीतिक सिद्धांत होता क्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत में वैसे देखें तो जो राजनीतिक सिद्धांत जो है वो ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शक्ति और सत्ता से संबंधित जो राजनीति है उसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो ये डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। राजनीतिक सिद्धांत ज्ञान की वह शाखा है जिसमें शक्ति व सत्ता से संबंधित राजनीति का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ओके।
अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद का हम और किस नाम से जानते हैं? प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसा कि हमने देखा कि व्यवहारवाद, प्रत्यक्षवाद राजनीति शास्त्र का एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका उद्भव राजनीति शास्त्र में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो ये हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। पहले हमने कंपैरेटिव देखा है परंपरागत और आधुनिक का, बट अभी ये व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं यानी अनुभववाद, प्रत्यक्षवाद की जो विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल देते हैं, यानी कि ये मूल्यों की आलोचना कर तथ्य और वैज्ञानिकता पर बल देते हैं। ये व्यष्टिवादी हैं, समष्टिवादी नहीं है। इनकी अध्ययन जो है वो अध्ययन का इकाई क्या है? व्यष्टिवादी। अब ये अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे दबाव समूह, एनजीओ, ठीक है, जो छात्र संगठन है वो, पर्यावरण के संगठन है जितने वो, दबाव समूह, वो सब किसमें आ जाएंगे? अनौपचारिक संस्थाएं हैं। तो इन्हीं का अध्ययन जो है व्यवहारवादियों के द्वारा किया जाता है, जबकि परंपरागत दृष्टिकोण में किसका अध्ययन किया जाता है? औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं, ये यस और नो पर बल देते हैं, यानी कि ये उचित और अनुचित नहीं बताते। जैसे परंपरावादी बताते हैं ना कि ये सही है, ये गलत है, ठीक है, ये उचित है, ये अनुचित है, ठीक है, लेकिन ये बोलते हैं हाँ या ना, हाँ या ना पर ये बल देते हैं, यानी यस नो पर ये बल देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। व्याख्या का समर्थन करते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये आलोचना और पुनर्निर्माण करते हैं परंपरागत दृष्टिकोण वाले, यानी जो परंपरावादी हैं वो आलोचना और पुनर्निर्माण करते हैं, और ये सीधा व्याख्या करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख कार्य बताया इन्होंने व्याख्या करना, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ज्ञान के लिए ज्ञान, यानी कि ये हमेशा अपना मतलब नॉर्मल वो बताते हैं कि ज्ञान के लिए ज्ञान। ओके, अब हम बात करते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। यहाँ पर हम लोगों को जो है मात्रात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है व्यवहारवाद में। और उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम में प्रभाव, यानी परंपरावाद दृष्टिकोण का पूर्व में प्रभाव देखा जाता है, यहाँ पश्चिम में प्रभाव देखा जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक शास्त्र में व्यवहारवाद का प्रभाव जो है वो देखा गया था, और परंपरागत दृष्टिकोण का जो है वो पतन हो रहा है, और व्यवहारवाद जो है वो सामने दिखाई दे रहा है, और मानव व्यवहार का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसके समर्थक विचारक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो जो व्यवहारवाद है उससे संबंधित विचारक कौन कौन से आ जाएंगे? एक तो समस्त जितने भी व्यवहारवादी हैं, डेविड ह्यूस्टन है, चार्ल्स मेरियम है, हिंजुलाऊ है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। दबाव समूह का अध्ययन करने वाले सारे विचारक इसमें आ जाएंगे। मतदान व्यवहार वाले सारे इसमें आएंगे। राजनीतिक विकास वाले, राजनीतिक आधुनिकीकरण वाले, संस्कृति वाले, वो सारे विचारक इसमें आ जाएंगे। वो आ जाएंगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण में, यानी इनके समर्थक विचारक। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी शोध की तकनीकें कौन कौन सी हैं, यानी कि व्यवहारवाद की शोध की तकनीकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें मेन जो है वो 4 तकनीकें हमें दिखाई देती हैं। विषय वस्तु, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में अब यहाँ से क्वेश्चन आने लग गया है, तो इसको ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना है। विषय वस्तु विश्लेषण, दूसरा है केस विश्लेषण, तीसरा है पर्यवेक्षण विश्लेषण, और फोर्थ है प्रेरणात्मक विश्लेषण। तो जो विषय वस्तु विश्लेषण है, यानी कि जो सब्जेक्ट जो मैटर है वो किसके द्वारा मतलब दिया गया था? तो ये लासवेल और रॉबर्ट नॉर्थ, ये हमें थिंकर ध्यान रखने हैं। विषय वस्तु वाला लासवेल और रॉबर्ट नॉर्थ। ओके, केस स्टडी वाला ये सूक्ष्म और गहन अध्ययन इसमें किया जाता है केस स्टडी में, और ये किसके द्वारा किया गया है? ब्रूस रसेट, विलियम कार्टे और शुबर्ट, ये यहाँ इनके विचारक हैं। पर्यवेक्षण विश्लेषण, इसमें मतदान व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एक्चुअली एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन भी आने लग गया कि मतदान व्यवहार का अध्ययन कौन सी तकनीक में किया जाता है? तो पर्यवेक्षण विश्लेषण तकनीक में इसका जो है अध्ययन किया जाता है। मतदान व्यवहार का अध्ययन किस तकनीक में किया जाता है? तो पर्यवेक्षण में, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके समर्थक विचार कौन कौन से हैं? गटमैन और लेजर्स फील्ड। कौन कौन से हैं? गटमैन और लेजर्स फील्ड। ओके, फोर्थ है परिणात्मक विश्लेषण। तो परिणात्मक जो विश्लेषण है इसमें वर्गीकरण, यानी जनसंख्या जो होगी उसके आंकड़े जो हैं उनसे संबंधित है ये विश्लेषण। और इसके समर्थक विचारक कौन कौन से हैं? स्टुअर्ट राइस। कौन है समर्थक विचारक? स्टुअर्ट राइस। तो ये ध्यान रखना है। तो 4 तरीके की इनकी शोध तकनीकें हमने देखी हैं। तो सबसे पहले विषय वस्तु में लासवेल और रॉबर्ट नॉर्थ हैं, ठीक है। और केस में है ब्रूस रसेट, विलियम कार्टे और शुबर्ट हैं।
गैस विश्लेषण में, और पर्यवेक्षण में है गटमैन और लेजर्स फील्ड, ठीक है। और परिणात्मक में है स्टुअर्ट राइस। और एक हमें ये मतलब फैक्ट है, ध्यान रखना है, राजनीति विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मेरी वोलिस्टोनक्राफ्ट और विलियम गॉडविन के द्वारा किया गया। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट है, ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1856 में जो है वो राजनीति विज्ञान विभाग शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले राजनीति विज्ञान विभाग शब्द का इस्तेमाल कौन सी यूनिवर्सिटी में किया गया था, तो वो किया गया था 1856 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में। ओके, कौन से विश्वविद्यालय में? कोलंबिया विश्वविद्यालय में। कब किया गया था? 1856 में। उसके बाद बात करते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को ने 1948 में राजनीतिक विज्ञान शब्द पर सहमति दी थी। कब सहमति दी थी यूनेस्को के द्वारा? कब सहमति दी गई थी राजनीति विज्ञान शब्द पर? तो वो दी गई थी 1948 में। उसके बाद बात करते हैं प्रत्यक्षवाद का विकास। तो प्रत्यक्षवाद का जो विकास है उसको हम मतलब दो चरण उसके देखेंगे। जैसे पहले व्यवहारवाद के रूप में विकास और उत्तर व्यवहारवाद के रूप में विकास। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो प्रत्यक्षवाद है उसी का एक रूप है व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद का पहला चरण हम देखते हैं, प्रत्यक्षवाद का पहला चरण देखेंगे व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद क्या है कि व्यवहारवाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है उद्भवित एक आंदोलन है जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये मानव व्यवहार यानी वैज्ञानिकता की बात करते हैं, और जिसमें विशेषकर ऐसे मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है जिसका मापन, पर्यवेक्षण और सत्यापन हो सके। क्या हो सके? मानव व्यवहार का मापन, पर्यवेक्षण और सत्यापन हो सके। ओके, तो ये देखा हम लोगों ने व्यवहारवाद। और अब हम देखते हैं व्यवहारवाद के उद्भव के चरण, कारण क्या थे। तो व्यवहारवाद क्यों मतलब उद्भवित हुआ, क्यों हमें देखने को मिला, इसके उद्भव के कारण क्या थे, तो वो हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारण था वो था परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष। यानी कि जो व्यवहारवाद था उसके उद्भव का जो प्रमुख कारण था, जो मेन कारण था, वो ये था कि ये लोग जो व्यवहारवादी थे वो परंपरागत दृष्टिकोण से के प्रति इनका असंतोष था, मतलब उससे वो सेटिस्फाई नहीं थे, सीधा कहने का मतलब ये है। तो जो विचारक हैं व्यवहारवादी क्रिकपैट्रिक, ये परंपरागत के प्रति असंतोष से ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के परिणाम स्वरूप जो है वो व्यवहारवाद का उद्भव हुआ। तो ये हमें डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति असंतोष, तो उसमें एक विचारक हैं क्रिकपैट्रिक, और इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि परंपरागत के प्रति असंतोष ने क्षोभ को जन्म दिया और क्षोभ के फलस्वरूप व्यवहारवाद का उद्भव हुआ। तो ये नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में राजनीतिक शास्त्रियों की उपेक्षा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, अमेरिका में जो राजनीति शास्त्री थे उनकी उपेक्षा होने लगी, क्योंकि वो लोग मूल्य पर ही ज़्यादा बल देते थे, नैतिकता आदर्श की बात करते थे। तो इस कारण से व्यवहारवाद का उद्भव देखने को मिलता है। तो जो मार्गरेट मिड हैं, ये एक समाजशास्त्री थे, ने जापानी राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन कर अमेरिकी सरकार का सहयोग किया था। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये है इसका। थर्ड पॉइंट है इसके उद्भव का, तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी अध्ययन की प्रेरणा। तो द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व यानी द्वितीय विश्व युद्ध तक तो हमें किसका प्रभाव दिखाई देता है, परंपरावाद का। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व ही राजनीतिक शास्त्र में व्यवहारवादी अध्ययन की प्रेरणा मिली, और इसके समर्थक विचारक ग्राहम वालास हैं, आर्थर बेंटले हैं जैसे विचारक जो हैं वो इसमें मतलब देखे गए थे। और उसके बाद हम बात करते हैं व्यवहारवाद के विकास का क्रम। तो व्यवहारवाद के विकास का क्रम, यहाँ से भी कई बार विकास क्रम जो है वो पूछ लिया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। 1897 में ग्राहम वालास ने द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मानव व्यवहार का अध्ययन किया। यानी कि ग्राहम वालास, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका व्यवहारवाद का विकास क्रम क्या है, मतलब सबसे पहले विकास कहाँ हुआ। तो जो 1897 में ग्राहम वालास है, इनकी बुक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में एक पुस्तक लिखी, और इसमें इन्होंने मानव व्यवहार का अध्ययन किया था। ओके, तो यहाँ पर मानव व्यवहार यानी वैज्ञानिक
अर्थ जो है वो इसमें देखने को मिलता है। मतलब ये वैज्ञानिकता की बात करते हैं। और जो मतलब हम देखते हैं कि 1903 में अमेरिका में अप्सा यानी अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है, और जिसने जो है वैज्ञानिकता पर बल दिया। और नेक्स्ट उसके बाद 1906 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू, ये अप्सा है और ये है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू पत्रिका की शुरुआत हुई, और इसमें भी वैज्ञानिकता पर बल दिया गया। तो पहली कौन सी सन है? 1897 में ग्राहम वालास की जो द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स नामक बुक है, इसमें भी मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया। फिर 1903 में अमेरिका में अप्सा में भी जो है वैज्ञानिकता पर बल दिया गया, और उसके बाद 1906 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू पत्रिका में की शुरुआत हुई, और इसमें भी वैज्ञानिकता पर बल दिया गया। उसके बाद 1908 में आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये भी, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में दबाव समूह का अध्ययन किया, और दबाव समूह को एक गतिविधि के रूप में परिभाषित किया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है हमें कि दबाव समूह को गतिविधि के रूप में परिभाषित करने वाले विचारक कौन से हैं। तो वो कौन है? आर्थर बेंटले। तो 1908 में आर्थर बेंटले की बुक है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में दबाव समूह का अध्ययन किया और दबाव समूह को गतिविधि के रूप में परिभाषित किया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 1921 में जेम्स ब्राइस की बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि 1924 में प्रकाशित हुई, लिखी गई है 1921 में, लेकिन प्रकाशित हुई है 1924 में। तो इसमें कहा कि केवल हम लोगों को केवल तथ्य से सरोकार रखना चाहिए, यानी तथ्य पर बल देना चाहिए, और डेविड ईस्टन इसको हाइपर फैक्चुअलिज्म कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया है कि डेविड ईस्टन के द्वारा हाइपर फैक्चुअलिज्म किसे कहा गया है। तो जो व्यवहारवादी कहते हैं कि हमें सिर्फ तथ्य से सरोकार रखना चाहिए या तथ्य पर बल देना चाहिए, तो उसी को डेविड ईस्टन ने हाइपर फैक्चुअलिज्म कहा है। और 1921 में जेम्स ब्राइस ने मॉडर्न डेमोक्रेसी बुक लिखी, 1924 में प्रकाशित होती है ये बुक, और उसी में कहा था कि हमें केवल तथ्य से सरोकार रखना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं 1925 में चार्ल्स मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक लिखी, और जिसमें वैज्ञानिकता पर बल दिया, और इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया, और इन्हें व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता भी कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, व्यवहारवाद के वैसे अगर पिता पूछे जाएं तो डेविड ईस्टन, ओके, लेकिन व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता अगर पूछे जाते हैं तो चार्ल्स मेरियम। और 1925 में चार्ल्स मेरियम की बुक है द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और इसमें वैज्ञानिकता पर बल दिया, और इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद का केंद्र बिंदु, तो ये हमें ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद को केंद्र बिंदु बनाने वाला कौन सा विश्वविद्यालय था, तो वो, या फिर व्यवहारवाद से जुड़ा हुआ कौन सा विश्वविद्यालय है, तो शिकागो विश्वविद्यालय। और पहली बार ये हम लोगों ने देखा कि पहली बार जो है राजनीतिक विज्ञान विभाग का इस्तेमाल किस विश्वविद्यालय में किया गया था, तो वो किया गया था कोलंबिया में 1856 में, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन जो है केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास जो व्यवहारवाद को किस विश्वविद्यालय ने किया, तो वो क्या था? शिकागो विश्वविद्यालय ने। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बौद्धिक पिता को किसको माना जाता है? चार्ल्स मेरियम को। और वैसे पिता अगर पूछे जाएं कि व्यवहारवाद के जनक कौन है या व्यवहारवाद के पिता कौन है, तो डेविड ईस्टन। और 1925 में चार्ल्स मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक में जो है वैज्ञानिकता पर बल दिया था। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, कैटलिन ने 1927 में साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी, और जिसमें वैज्ञानिकता पर बल दिया। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है कि साइंस एंड मेथड ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कैटलिन के द्वारा। कब लिखी गई? 1927 में, और यहाँ भी इन्होंने वैज्ञानिकता पर बल दिया है।
उसके बाद हम देखते हैं 1928 में लासवेल के द्वारा साइकोपैथोलॉजी और पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी, जिसमें मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो लासवेल की बुक का नाम क्या है? साइकोपैथोलॉजी और पॉलिटिक्स, और इसमें भी मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया। उसके बाद 1944 में लेजर्सफील्ड व गटमैन ने जो है, मैंने बताया था कौन सी तकनीक में लेजर्सफील्ड और गटमैन जो हैं ये कौन सी तकनीक में थे? लेजर्सफील्ड और पर्यवेक्षण, जो मैंने आपको 4 इसकी तकनीकी बताई थी। तो जो पर्यवेक्षण विश्लेषण जो मैंने बताया था, पर्यवेक्षण तकनीक जो बताई थी, उसमें मतदान व्यवहार का अध्ययन करने वाले विचारक कौन थे? तो वो लेजर्सफील्ड और गटमैन थे। तो गटमैन और लेजर्सफील्ड ने जो है द पब्लिक चॉइस नामक पुस्तक लिखी, और जिसे मतदान व्यवहार का प्रथम पुस्तक माना जाता है। तो ये हमें काफ़ी ध्यान रखना है कि इन्होंने मतलब पर्यवेक्षण तकनीक का अध्ययन किया और मतदान व्यवहार को जो है, इसको मतदान व्यवहार का अध्ययन किया इसने पर्यवेक्षण तकनीक में, और इससे जुड़े हुए विचारक हैं लेजर्सफील्ड व गटमैन। और इनकी मतदान व्यवहार की जो प्रथम पुस्तक है वो किन के द्वारा लिखी गई? तो वो लेजर्सफील्ड और गटमैन के द्वारा। बुक का नेम अगर पूछ लिया जाता है तो द पब्लिक चॉइस ये बुक का नेम है। और 1944 में इन्होंने भी जो है मानव व्यवहार मतलब मतदान व्यवहार की प्रथम पुस्तक जो है वो ये मानी जाती है। ओके, अब हम बात करते हैं व्यवहारवाद के विकास में त्रिकोण देखते हैं। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यवहारवाद के विकास में त्रिकोण। तो अगर वैसे त्रिकोण पूछा जाता है तो कौन कौन आएंगे? डेविड डिस्टन, चार्ल्स मेरियम और रॉबर्ट डहेल। यदि आरंभिक त्रिकोण पूछा जाता है तो रॉबर्ट डहेल की जगह क्या आ जाएंगे? लासवेल। तो चार्ल्स मेरियम, डेविड डिस्टन और लासवेल आरंभिक त्रिकोण में। ओके, यदि पूछा जाता है व्यवहारवाद का विकास में त्रिकोण, केवल त्रिकोण, तो आ जाएगा चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहेल। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से एक जो ये फोर्ड और कार्नेगी करके संस्थाएं थी, फोर्ड और कार्नेगी, इन्होंने भी व्यवहारवाद को बढ़ावा दिया था। और फोर्ड और कार्नेगी जैसे मतलब ये संस्था के द्वारा ही जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जो चलाया गया था, उसकी भी समीक्षा जो है वो फोर्ड कार्नेगी द्वारा की गई थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा व्यवहारवाद का विकास। लेकिन व्यवहारवाद के विकास से मतलब क्वेश्चन डेफिनेट आता है एग्जाम में, तो ये हमें ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद का विकास का क्रम। तो सबसे पहले तो 1897 में जो ग्राहम वालास के द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया, बुक का नाम क्या था ग्राहम वालास की? द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। उसके बाद 1903 में एप्सा में वैज्ञानिकता पर बल दिया गया। उसके बाद 1906 में जो अमेरिकन पॉलिटिक्स साइंस रिव्यू पत्रिका थी, वहाँ भी वैज्ञानिकता पर बल दिया गया था। और उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा कि 1908 में जो आर्थर जो बेंटले थे, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तक में, उसमें भी दबाव समूह का अध्ययन किया और दबाव समूह को गतिविधि के रूप में परिभाषित किया। ठीक है। उसके बाद 1921 में जेम्स प्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसी, जिसमें उन्होंने बोला कि तथ्य तथ्य से सरोकार रखना चाहिए, और डेविड डिस्टन ने इसको हाइपर फैक्चुअलिज्म कहा। उसके बाद हम लोगों ने देखा 1925 में चार्ल्स मेरियम की न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पुस्तक में वैज्ञानिकता पर बल दिया और शिकागो विश्वविद्यालय को इसका केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया। और व्यवहारवाद के बौद्धिक पिता जैसा कि चार्ल्स मेरियम, और वैसे जनक पूछा जाए तो डेविड डिस्टन। उसके बाद कैटलिन ने 1927 में साइंस एंड द मेथड ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में वैज्ञानिकता पर बल दिया। उसके बाद लासवेल 1928 में साइकोपैथोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें भी मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। उसके बाद 1944 में लेजर्सफील्ड और गटमैन के द्वारा द पब्लिक चॉइस नामक पुस्तक में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया, और ये मतदान व्यवहार की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। उसके बाद हम लोगों ने व्यवहारवाद के विकास का त्रिकोण देखा, जिसमें चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहेल। यदि आरंभिक त्रिकोण की बात करते हैं तो रॉबर्ट डहेल की जगह कौन आ जाएंगे? लासवेल। ठीक है। तो चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन, लासवेल आरंभिक त्रिकोण में आएंगे, और व्यवहारवाद के विकास के त्रिकोण में आएंगे चार्ल्स मेरियम, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डहेल। उसके बाद फोर्ड और कार्नेगी जैसी जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी जो है मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया, और उन्हीं के द्वारा भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है उन्होंने करने की अनुशंसा की थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हम लोगों ने देखा व्यवहारवाद का विकास का क्रम
कंप्लीट होता है। उसके बाद जो है हम देखेंगे व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला या व्यवहारवाद की विशेषताएं। लेकिन ये हम अगले नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे उसमें अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जो है वो एक साथ नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम व्यवहारवाद को कंप्लीट करेंगे और उसमें हम व्यवहारवाद की विशेषताओं को देखते हुए और उसके महत्व को, आलोचना को और ये सब देखेंगे। ठीक है, तो उसमें ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।